स्टार्ट। तो एक कीवर्ड लिखा हुआ था विलियम प्रोवेंटेंसन 1895 में। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद द इलेक्ट्रिसिटी, तो एक्सरे वॉज डिस्कवर्ड। तो पीटी के लिए फैक्ट। हम्म। नेक्स्ट, एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ, नेशनल पॉलिसी और काउंटर टेररिज्म, ये आ सकता है अभी। फॉर एग्जाम्पल, एक टेरर सिस्टम को फाइट करने के लिए एक 360 डिग्री व्यू होना चाहिए इसके ऊपर में। एसओपीज होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए जिससे सबको ये फॉलो करे। सेंट्रल और स्टेट मस्ट वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, स्ट्रैटेजीज और शेयर, जॉइंट स्ट्रैटेजी और शेयर इंटेलिजेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। तो एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बात किया कि नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आ सकता है अभी इस साल। टेररिज्म कोई बाउंड्री नहीं है, इंटरस्टेट होता है, नेशनल होता है, दैट इज वे। और 70% कम हुआ है, लेकिन तब भी कुछ कुछ एरिया में आज भी है, जम्मू कश्मीर नक्सलाइट एरिया, नॉर्थ ईस्ट में भी। तो इसमें बात हो रहा है कि वी नीड कन्विक्शन रेट मोर देन 95%। इकोसिस्टम में फोकस करें, टेररिज्म कैसे हो रहा है, और 360 डिग्री व्यू, हर एक एस्पेक्ट बात करें रादर देन ओनली प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। तो उसने बोला कि मॉडल एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ऐसे हर एक यूपी एटीएस हो गया, महाराष्ट्र एटीएस हो गया, वैसी एक मॉडल एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनेगा, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा। उस पर ही स्टेट अपने हिसाब से ट्वीक करके कॉमन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और वो जो मॉडल रहेगा इट विल वर्क क्लोजली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एसओपी विल बी सेट। तो नेक्स्ट, देखो, रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, it was signed in 1960 by World Bank, and अब इंडस वाटर ट्रीटी आज तक बहुत एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसमें दोनों कंट्री ने इसको वॉयलेट नहीं किया। लेकिन हमेशा क्वेश्चन उठा है कि आईसीजे एंड बीआरएस, तो बीआरएस बियास रवि एंड सतलज इंडिया के पास जाता है। आईसीजे इंडस चेनाब एंड झेलम वो मोस्टली पाकिस्तान पर जाता है। तो पाकिस्तान हमेशा रेज करते हैं कंसर्न कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंडिया बना रहे हो कि इंडिया इज अ अपर रिपेयरिंग स्टेट, वो कहने के उनके जो फ्लो है वो हैम्पर कर रहा है। लेकिन इंडिया इसमें इंडिया का स्टैंड रहा है कि वी नीड मोर एंड मोर फ्लो ऑफ द वाटर टू मीट आवर ओन एनर्जी एज वेल एज वाटर सिक्योरिटी। प्लस इंडिया का स्टैंड रहा है कि जो ग्लेशियर रिजर्व वो भी कम हो रहे हैं, और वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज वाई इंडिया इज डेवलपिंग किशन गंगा प्रोजेक्ट और बाकी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गए इन द नॉर्दर्न लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर। तो इसमें सजेशन है, पहला सजेशन है कि लैक ऑफ ट्रस्ट है। तो पहला है कि IWT फॉर्मल नेगोशिएशन प्रोसीजर होना चाहिए दोनों के बीच में, ताकि स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में बात कर सके। ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं टू डील विद वाटर वेरिएबिलिटी फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये एग्जाम्पल ट्रांसबाउंड्री इफेक्ट है, इश्यूज है। हम्म। एंड वापस से मॉडिफाई करने की जरूरत है इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उस टाइम पे नहीं हुआ था हम्म। जब ये ट्रीटी साइन की गई थी, तो और क्लाइमेट दूसरा चेंज कि के ट्रांस गोल्स के बाउंड्री साथ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक रिक्वायरमेंट है हम्म। अपार्ट फ्रॉम EIA, क्योंकि ट्रांस बाउंड्री नेचर है इसको। कोर कंपोनेंट नहीं ऐड हुआ था EIA, ट्रू। तो इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल वाटर फ्लोस कीवर्ड, इसको हम लोग ए फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं। वाटर कोर्स कन्वेंशन गाइड कैन ऑल्सो गाइड बोथ द रिपेयर 1997 वाटर कोर्स कन्वेंशन गाइड टू मीट अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट, नीचे कर लो पूरा दोनों। हाँ, वर्डली वाइज, एयर ऑफ आइडियाज इज द ओनली एयर वर्थ ब्रीदिंग। तो इसमें उठता है कि
आइडियाज क्यों इम्पोर्टेंट है, और जो आइडियाज है इट इज वर्थ ब्रीडिंग, कि आपको आइडियाज आना ही, सब अधिकतर लोगों को आइडियाज नहीं आता है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है या फिर आपका थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं कम है। तो आइडियाज के कारण ही एक्शन हो सकता है, एक्शन में के कारण ही सोसाइटल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, बाकी सब ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और विदाउट आइडियाज न्यू थिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन नहीं हो सकता। दैट इज वाई इट इज द ओनली थिंग दैट इज एयर वर्थ बिल्डिंग। कॉप फॉर कंसेंसस क्लाइमेट फाइनेंस बाकू, वहीं पर इससे बात हो रही है, वी नीड $1 ट्रिलियन टुडे एज कम्पेयर टू $100 बिलियन जो 2009 में कनकुन इवेंट में प्रॉमिस किया गया था, जो अचीव भी नहीं हो पाया 2020 तक। जो ने पहले पढ़े कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में 3-4 टाइम्स लोअर देन इंडिया, सब सहारन में और ज्यादा रिस्कियर है। क्रिटिकल एरियाज है एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, रिचर नेशन ऑल्सो विटनेस अनएक्सपेक्टेड वाइल्ड फायर्स, टॉरेंशियल रेनफॉल, हीट वेव। तो इन्वेस्टर जो होता है वो जाकर वहां पर रिस्क लेंडिंग कम करता है, क्योंकि ज्यादा वहां पर क्राइसिस है। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG, ये वो बात करते हैं कैसे ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर में इक्विटी अचीव कर सके, और जो ग्लोबल साउथ में भी आप क्लाइमेट फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ NDC गोल वो कैसे कर सकते। लेकिन फंडिंग करने के लिए एक रिटर्न भी चाहिए, ग्रांट रिसर्व नहीं हो सकता। तो एक ऐसे इनोवेटिव रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म आ सकता है, ये चैलेंजेस। और दूसरा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको कैसे कनेक्ट कर सके क्लाइमेट गोल से, वो भी एक चैलेंज है। क्लाइमेट फाइनेंस नॉट एज लोन बट और ग्रांट बट एज अ बैकस्टॉप ऑफ पब्लिक एंड लार्ज प्राइवेट लेंडर मस्ट बी एक्सप्लोर, कि इसको लोन भी नहीं बनाया जाए क्योंकि वो डेट क्राइसिस जो आता है वर्नेबल कंट्री के अंदर में, या ग्रांट भी डायरेक्टली नहीं बनाए क्योंकि उससे फिर वायबिलिटी और प्रोडक्ट कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई नहीं चाहेंगे ग्रांट देने का। दैट इज वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ ऑल्टरनेट रेवेन्यू मॉडल। तो एक क्लाइमेट फाइनेंस का एग्जांपल आता है कि CER, एमिशन ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेड मैकेनिज्म, ये एग्जांपल है। नीचे छोटा। तो इसमें होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी डज नॉट क्वालिफाई एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। आर्टिकल 39B के अंदर उन्होंने डेफिनेशन उन्होंने दिया, और उन्होंने रिवर्स किया जो पहले उन्होंने बात किया था आर्टिकल 31C के अंदर में, कि 31B और C टॉक्स अबाउट वेलफेयरिज्म इन द कंट्री एंड हाउ द राइट टू इक्वालिटी इज अचीव थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल वेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। तो उन्होंने 3 क्वेश्चन उठाया कि मटेरियल रिसोर्सेज है क्या, कम्युनिटी है क्या, और सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी को अचीव करेंगे, इट इज नॉट द करेक्ट थिंग टू डू, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक लिबर्टी, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए आइडियाज ऑफ द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी शुड बी डाइवर्स। दैट इज वाई इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है जो 1990s के बाद से, इसमें प्राइवेटाइजेशन भी है, सोशलिज्म भी है, गांधीयन प्रिंसिपल भी है, तो मिक्सअप होना चाहिए। इससे नॉट ऑल, कहीं ना कहीं जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था उसका डायल्यूशन था 1978 में, उसको 300A आर्टिकल में डाल दिया गया था फ्रॉम 31 वहां से वापस से इसको कहने का इंपॉर्टेंस मिला है, क्योंकि नॉट ऑल लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी विट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई स्ट्रेंथनिंग ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट अभी हुआ है, बोल सकते हैं। इंडिया ऑफर्स अफगान बिजनेस चाहबा, तो ये दिखाता है कि विदाउट डिप्लोमेट और भी लोग हैं, दे आर इन्वॉल्विंग इन ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी। MEA जॉइंट सेक्रेटरी मिल रहे जा करके तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर उससे, मुल्ला मोहम्मद यकूब का,
और वो बात कर रहे हैं कि यूज ऑफ चाहबार पोर्ट एज अ ऑल्टरनेटिव रूट कैसे पहुंच सके अफगानिस्तान तक। तो इंडिया का जो स्टैंड है अफगानिस्तान से रिलेटेड, वो आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं है, ना ही कि वो लिबरल इंटरनेशनल प्रिंसिपल के ऊपर है, ना ही कि वो एक आइडियलिस्ट स्टैंड है। इंडिया का प्रैग्मेटिव है और टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अफगान। अफगान के यूथ को ट्रेनिंग कैसे मिले, ट्रेडिंग कैसे बढ़े, इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कैसे अचीव हो सके। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो टाइज रहा है विद चेंज ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द सेंचुरीज, वो हम लोग फिर से अचीव है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहला कीवर्ड, मेडिकल सप्लाई, वीड सप्लाई, मेडिसिन, अफगान के लोग कैसे उनको इंक्लूड करें डिप्लोमेसी में, गवर्नेंस में, ये इंडिया का स्टैंड है। और एट द सेम टाइम इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट कैसे इंप्रूव हो अगेंस्ट पाकिस्तान और ऑल्सो अचीविंग द कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशिया थ्रू चाबहार पोर्ट एंड INSTC, इंटरनेशनल नॉन ट्रेड कॉरिडोर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग थैलेसीमिया एंड सिकल सेल। तो सिकल सेल और डिसऑर्डर क्या है, जिसमें सिकल जैसा बन जाता है, जो कॉन कन कनकेव हो गया ना, तो कनकेव शेप जो होते हैं रेड ब्लड सेल, इट फॉर्म सिकल सेल। और ब्लॉकेज होता है इसी कारण डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और बॉडी के सेल और जो हर एक दूसरे पार्ट में जाते हैं इम्पैक्ट होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उससे अगर लॉन्ग टर्म में को मॉर्बिडिटी बढ़ जाता है। तो 14 लाख पेशेंट इंडिया में अप्रोक्सीमेटली है, अराउंड 50% जो विदर्भा रीजन में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थैलेसीमिया पेशेंट वो ओनली 10 ईयर्स, एडवांसमेंट बढ़ने के बाद 25-30 ईयर्स हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल रेगुलर ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी एक्सेट्रा। और 4 करोड़ पीपल इन इंडिया आर कैरियर ऑफ थैलेसीमिया माइनर। तो क्या इशू है, इनएडिक्वेट अवेयरनेस है, पता ही नहीं है कैसे इसको डील कर सके। 14 लाख सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है नेशन में, उनको पता नहीं। प्री नेटल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है इसमें। एवरी इंडिविजुअल मस्ट गो थ्रू टेस्टिंग बिफोर मैरिज। क्रोनिक विसिलस सैम्पलिंग CVS, प्री नेटल टेस्ट। तो जैसे यहाँ पे रोल ऑफ एनजीओ की बात हो रही है, TSCC, Thalassemia and Sickle Cell Center, which is based in Maharashtra. So it is a medical facility. It is serving a lifeline for impoverished tribals in a 500-kilometer radius. So जो again the individual he's stating कि loss of 3 days of wages, leaving behind a younger daughter at home and additional expenses. तो out of pocket expenditure या हाँ, फिर रिड्यूस करने के cost इतना ज्यादा है कि it is a heavy financial strain, emotional strain भी उसके साथ में associated. हाँ, तो इससे वजह मेडिकेशन, डायग्नोसिस, ट्रांसफ्यूजन, डेडिकेटेड फैसिलिटी है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये सब ये NGO कर काम करवाते हैं। तो यहाँ कैसे स्टेम सेल थेरेपी भी इफ इट कैन हेल्प, वो भी इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट, एजिंग पॉपुलेशन। अभी चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के, उन्होंने बात किया था कि कंसर्न कि जो इंडिया है इट इज स्लोली एजिंग, और इसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं वापस से। तो प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी, ऑलरेडी 2.1 TFR रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, वो उससे नीचे है, 1.9 पहुंच चुका है। और कुछ कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, सदर्न स्टेट में वो कम हो चुका है एक तरह से। तो पॉपुलेशन लिखा हुआ है कि इन कंट्रीज पॉपुलेशन विल कीप ऑन ग्रोइंग 2060 तक। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड स्लोली रिड्यूस हो जाएगा, और हम लोग जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन, वो 20% पहुंच जाएंगे, क्योंकि फर्टिलिटी धीरे डिक्रीज हो रहा है, TFR रेट से कम होते जा रहा है। डेथ रेट विल क्रॉस द बर्थ रेट कर्व 2060-70 तक। तो इसमें भी ग्रोथ में भी नॉर्थ साउथ डिवाइड है, इसलिए क्वेश्चन उठा था कि फेडरलिज्म के क्वेश्चन उठा था, फेडरल पॉपुलेशन क्वेश्चन उठा था, डीलिमिटेशन क्वेश्चन उठा था, फाइनेंस कमीशन और उससे एसोसिएटेड जो डिसबर्जल होगा उस पर उठा था। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का डायरेक्टली इम्पैक्ट केरला में दिख रहा है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द माइग्रेशन रादर देन लोकल पीपल, क्योंकि लोकल लोग माइग्रेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, US, UK, कनाडा जा रहे हैं।
और ओल्ड एज बढ़ते जा रहे हैं, तो उन पर सोशल सिक्योरिटी खर्चा हो रहा है स्टेट का भी, और प्लस जो माइग्रेशन हो रहा है उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, केरला के अंदर काम करने के लिए, जो बाकी सब सर्विसेज होता है उसमें, उसमें भी पैसे जा रहा है, वहां पर भी एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो ओवरऑल रेमिटेशन कम तो हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। तो इसी में क्वेश्चन उठा था कि कैसे हम लोग डेमोग्राफिक सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अगर बढ़ेंगे ओल्ड एज के तो डिपेंडेंसी बढ़ेगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ेंगे, और सबसे रिलेटेड है वो। तो हाउ इट कैन बी पेस्ड, तो टू बेबीज एग्जाम्पल वो बात कर रहे थे। फिर प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में ट्राई टू इंक्रीज द मेटर्निटी लीव या पेटर्निटी लीव टू इंक्रीज चाइल्ड सपोर्ट, एग्जाम्पल है। अनपेड केयर होता है बेबीज का, तो पेड केयर पर बात होना चाहिए। तो हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजीज हो गया, एम्पैथेटिक केयर हो गया। तो देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द केयर इकोनॉमी, जिसमें एम्पैथेटिक केयर काम कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट और केयर सर्विस वर्कर एज दे आर चीप लेबर, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। आशा वर्कर होगी, बाकी लोग, दैट इज वाई जो वर्क लाइफ बैलेंसेस होगा, एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम होगा, उसको अचीव डील कर सकता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हरासमेंट केस में बात की, कैन नॉट बी क्लोज ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता सेक्सुअल हरासमेंट में। उसको एक तरह से ऐसे लिखा हुआ था कि राजस्थान डिसीजन टू क्वाश द पॉक्सको केस अगेंस्ट द स्कूल टीचर फॉलोइंग अ कॉम्प्रोमाइज रीच बिटवीन द हिम एंड फादर ऑफ द विक्टिम। तो माइनर विक्टिम के फादर और उसके बीच में एक डील हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि फेक केस भी हो सकता है, लेकिन उसका केस तक क्लोज होने के लिए एक प्रॉपर फोरेंसिक और लास्ट में जुडिक्शन अंत होने तक पहुंचना चाहिए, रादर देन कॉम्प्रोमाइज। मैं बात करूं क्योंकि हीनियस क्राइम है, दैट इज वे। And also, compromise does not serve justice. yeah. एमयू के वर्डिक्ट क्या, अभी जो हमने बात की है सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल पर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट जो 2004 में स्टैब्लिश हुआ था 14,000 मदरसा को रेगुलेट करने के लिए, वो इट वाज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो ऐसा नहीं करता है, द एजुकेशन कैन बी रेगुलेटेड, और उसमें सेकुलर एजुकेशन इसको भी इम्प्रूव्ड, लेकिन ओवर उसको कॉस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली जो एएमयू का स्टेटस है, क्योंकि उसको भी सपोर्ट मिलता है और इट इज नॉट फॉलोइंग द आरटीई मेथड, क्योंकि उसके अंदर में रिजर्वेशन है, आरटीई नहीं होता है। और क्या वो एएमयू यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़ म्यूनिसिपल यूनिवर्सिटी एक्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूट? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बन सकता है। सिमिलरली स्टेन स्टीफन का भी आया था, क्वेश्चन उठा था इसमें, क्या स्टैट्यूट लेजिस्लेशन होता है जिसमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते? तो इसमें एमयू स्टैट्यूट था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, क्या वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन सकता है? एएमयू एक्ट 1991 में भी हुआ था एक तरह से। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोलेंगे। तो ये डिस्कस नेशनल टेरर प्लान आज आ सकता है 2025 तक, और एनआईए मस्ट मूव फ्रॉम अ नीड टू नो अप्रोच टू नीड टू शेयर, मतलब कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बताना कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि शेयर करना कि कैसे कर रहे हैं, ड्यूटी टू शेयर अप्रोच फोकस करना चाहिए। मॉडल स्पेशल टास्क फोर्स, मॉडल पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल होना चाहिए, जिसमें एसओपी रिलीज करना चाहिए फॉर द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस सर्विस एज वेल एज सेंट्रल सर्विस, दोनों बीच में इंटेलिजेंस ट्रेनिंग शेयरिंग सब होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के हिसाब से अचीव कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म कोहेसिव जीरो टॉलरेंस अप्रोच होगा काउंटर टेररिज्म का इंडिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, ट्रांससेंड इंटरस्टेट ग्लोबल बाउंड्रीज, क्लोज कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं।
Another important fact is law and order is a state subject. हाँ, तो ओपन करना जरूरी होता है Law, उसका। role of states become very important. नेक्स्ट, ये टेकन कि कैन द स्टेट एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज, तो पहले था कि हाँ, लेकिन जब अभी क्वेश्चन उठा दिया कि मटेरियल रिसोर्स है क्या, कैसे डिफाइन होगा। ऑल द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉमन गुड, तो कॉमन गुड, मटेरियल रिसोर्स और कम्युनिटी, तीनों पर क्वेश्चन उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, कैसे डिफाइन करोगे इसको। तो आर्टिकल 19 और 31, 9 और 39 बी और सी को पास करने के लिए 31 सी ऐड हुआ था, जिसमें 25 अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया जो भी 39 बी और सी में लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए टू अचीव द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ये अचीव करने के लिए जो भी लॉज को पास करेंगे, इट विल नॉट बी डिक्लेयर एज वॉइड। क्यों? क्योंकि वो 9 शेड्यूल के अंदर डाल देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 1973 में बोला कि वो एक तरह से 39 सी जो है वो एक तरह से वॉलिटिव और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हटा दिया गया, नल एंड वॉइड बना दिया गया। सिमिलरली 1978 में आफ्टर द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट 31 जो आर्टिकल था उसको हटा करके 3300 ए में डाल दिया गया, तो डाइल्यूट हो गया राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन वापस से राइट टू प्रॉपर्टी डाइल्यूट नहीं, उसको स्ट्रेंथन हुआ है इस जजमेंट के बाद से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि स्टेट हमेशा इसको अगर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके या मटेरियल रिसोर्सेज को टू सर्व द कॉमन गुड इसको अचीव कर सके, तो एक ही इकोनॉमिक आइडियोलॉजी होगा, दैट इज ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्राइवेट रिसोर्सेज। जरूरी नहीं है ये चीज, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मूव फ्रॉम सोशलिस्टिक मेजर टू तो बोल सकते हैं कि socialistic measures to more and more market based, that is why material resources, community, ये सब चीज पर डिफिनेशन जरूरी है। क्यों? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटली हेल्ड क्या हो सकता है, ज्वेलरी को क्या ले सकते हैं, प्राइवेट एफेक्ट ले सकते हैं, इसलिए नॉट ऑल लिखा हुआ है कि नॉट ऑल मटेरियल रिसोर्सेस कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी। ये ले लो। How climate change is bringing back the idea of airships. फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली कार्गो को मूव करने के लिए ओवर द रिमोट एरियाज, ताकि जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो हम मिनिमाइज कर पाए। सो एयरशिप टेक्नोलॉजी लाइटर देन एयरक्राफ्ट्स, हीलियम, बेसिकली हीलियम जैसी गैसेस को यूज करते हैं इनको लिफ्ट करने के लिए। एंड एयरप्लेन जब तक नहीं आए थे उससे पहले ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं एंड सस्टेनेबल कोई फ्यूल यूज भी नहीं हो रहा, बेसिकली इसमें गैसेस का ही यूज हो रहा है। बट चैलेंज यही है कि जो इसको बायंसी है उसको स्टेबलाइज करना एक चैलेंज है एंड रिस्कियर, सेफ्टी कंसर्न है। because there was this disaster also, जो पिक्चर में भी आप देख रहे हो, हिंडनबर्ग was the first airship. On your marks, get set, tsunami. An ocean institute executes mega drill. So Indian National Center for Ocean Information Services. तो इसमें इम्पोर्टेंट बस ये है Tsunami कि readiness. हाँ, ओशनोग्राफर, साइंटिस्ट, बाकी सब कैसे पीपल को अवेयर कर सकते हैं, तो नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इनकोएस, ये हेल्प करता है। SYNOPS 2.3 लाख पीपल इन अफेक्टेड 14 कंट्रीज, ये सुनामी इम्पैक्ट करता है। अर्ली वार्निंग सेंटर कैसे कर सकते हैं, सेकंड बुलेटिन कैसे अचीव कर सकते हैं, पोटेंशियल थ्रेट बहुत जगह पर है, तो फॉर एग्जांपल फोन कॉल, ग्रिड मैपिंग, सेंसर, Early warning system. हाँ, ये सब पर फोकस कर। रेड वार्निंग हो गया, बुलेटिन हो गया। उत्तर प्रदेश has introduced new rule for appointing his police chief. न्यू रूल उन्होंने स्टैब्लिश किया इन रिस्पॉन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पिटिशन
कंटेम्प्ट नोटिस टू 8 स्टेट कि आप कैसे टेम्पररी डीजीपी को यूज कर सकते हैं पूरे पूरे स्टेट को चलाने के लिए डीजीपी। तो अब उनके रूल्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी सिलेक्टेड अपॉइंटेड बाय द सिलेक्शन कमेटी रिमेनिंग टेन्योर के लिए। ओनली द ऑफिसर जिसके पास 6 मंथ बचा है वही एलिजिबल होंगे डीजीपी के लिए। रिटायर से 6 मंथ बचा है। और सिलेक्शन कमेटी कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी होंगे, उसमें हाई कोर्ट होंगे और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के में नॉमिनी होंगे एंड चेयरपर्सन होंगे उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन के। और होम सेक्रेटरी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, वो रहेंगे और रिटायर्ड डीजीपी रहेंगे। सब एक तरह से जुडिशरी भी इसके अंदर में, एग्जीक्यूटिव भी है, स्टेट भी है और सेंटर भी है। तो एक तरह से कोर हो गई एग्जिटिंग प्रैक्टिस था कि इट वॉज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन प्रकाश सिंह केस में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया था कि डीजीपी सीनियर मोस्ट होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट सेंड करेंगे यूपीएससी को, यूपीएससी वही लिस्ट में चूज करेंगे कि कौन बनने वाला है। और 3 मंथ दिया हुआ है इसमें। हाँ, यूपीएससी वेट्स द लिस्ट बेस्ड ऑन ऑफिसर सीनियोरिटी, सर्विस, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। और 6 मंथ सर्विस तो होनी चाहिए। मोreover, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड these rules would be applicable until the state enacts its own police act. तो न्यू जो यूपी के रूल है, मिनिमम टेन्योर 2 years होगा, मिनिमम सर्विस 6 मंथ होना चाहिए, पुलिस एक्ट के फ्रेम होगा। हाँ, और दूसरा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था पहले कि कोई स्टेट को आपके पास डीजीपी है ही नहीं, एक टेम्पररी डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी, डीजीपी रिटायर्ड हो चुका है लेकिन एक्टिंग डीजीपी काम चला रहे हैं पूरा, तो क्या वो जस्टिस अचीव हो सकता है? क्यों? क्योंकि एक्टिंग डीजीपी का जो पावर होगा ना वो कहीं ना कहीं उतना नहीं होगा जितना डीजीपी का। इसलिए सबको उन्होंने बताया था कि आप डायरेक्शन दिया था कि आप पुलिस एक्ट बनाइए, तो इसके हिसाब से बनाएगा। तो इसमें दो खाली इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ मिनिमम रिमेनिंग टेन्योर होना चाहिए और दूसरा कि कमेटी होगा, सिलेक्शन कमेटी विच विल डिसाइड हु विल बिकम द यूपी यूपी और से लेकर के डीजीपी डिसाइड करेंगे। We have completed the newspaper for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari.